हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 6 सिटीजनशिप का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि पहले तो इंट्रोडक्शन जाना था, सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। सिटीजनशिप जो है कुछ और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ कॉमन राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और सिविल राइट्स होते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं, है ना? फिर हमने और भी चीज़ें समझी थी और ये सब जाना था। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप के बारे में समझा था। मार्टिन लूथर किंग और जो यूएस में सदर्न यूएस में जो बहुत ही ज़्यादा सेग्रीगेशन वाले जो कानून थे ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते थे, तो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो उसके बारे में हमने समझा था, है ना? उसके बाद में अभी जो है हमको इक्वल राइट्स से पढ़ना है। तो इस सेक्शन में ना हम एक और एस्पेक्ट देखेंगे सिटीजनशिप का। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का जो मीनिंग वगैरह हमने समझा। तो एक इशू ये भी आता है कि जो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की हम बात करते हैं, किसी स्टेट में आपको पूरी तरीके से इक्वल मेंबरशिप दी गई है, मतलब कि सिटीजनशिप दी गई है। तो उसका मतलब ये है क्या कि चाहे ऑल द सिटीजन, सारे के सारे जो नागरिक हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी लोगों को कुछ बेसिक राइट्स मिलेंगे और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टेट देगा उनको। तो क्या इसका ये मतलब होता है? तो इस इश्यू को हम समझने के लिए ना कुछ लोगों के बारे में जानेंगे। अर्बन पुअर, ठीक है, जो सिटीज में देखने को मिलते हैं गरीब लोग, तो उनके बारे में जानेंगे। ये जो सिटी में जो पुअर लोग रहते हैं ना, टाउन्स में, तो इनकी जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पर, जो है अर्जेंट, मतलब प्रॉब्लम है जिसको गवर्नमेंट देख रहे हैं, है ना? मतलब कि जो अर्बन पुअर है ना, जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, ओके, जो कि किसी भी जगह पे रहने लगते हैं, उनके पास में कोई प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह नहीं होते, बस वो झोपड़ी बना कर के रहने लगते हैं। तो स्लम ड्वेलर्स, जैसे कि धारावी एक एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में स्लम स्लम ड्वेलर्स का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है धारावी, है ना? एशिया का सबसे बड़ा जो झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है वहां पर। बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ ना कई सारी सिटी है ऐसी। डेवलप्ड एरिया भी दिखेगा वहां पर आपको, और झुग्गी झोपड़ी में लोग रहने वाले भी दिखेंगे, स्लम ड्वेलर्स। वहां पर ना ये ना मतलब बहुत ही ज़रूरी काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ काम नहीं करते, पर ये लोग बहुत ही ज़रूरी काम भी करते हैं और कम पैसों में भी काम करते हैं। पर इनको ना अनवेलकम विज़िटर्स के तौर पे देखा जाता है, मतलब बिन बुलाए मेहमान वैसा टाइप का चीज़ देखी जाती है, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन टाउन। मतलब कि जो ये ना अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर होते हैं, ओके, छोटे-मोटे काम-काज करते हैं, है ना? और गरीब भी होते हैं, तो इनको एकदम ऐसे देखा जाता है। गरीब के साथ में अच्छा लोग बिहेव नहीं करते हैं ना, तो इनको ब्लेम किया जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं सिटी के और स्प्रेड कर रहे हैं क्राइम और डिसीजेस। तो क्या होता है, स्लम एरियाज में ना बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड एरिया होता है ना? तो वहाँ पर प्रॉपर पानी की भी फैसिलिटी नहीं होती है, ओके, और रहती भी है तो पॉल्यूशन रहता है और अनहाइजीनिक कंडीशन रहती है, तो कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं वहाँ पर, ओके, और क्राइम वगैरह बढ़ रहा है, तो ब्लेम करते हैं लोग कि इस्लाम एरियाज की वजह से ऐसा हो रहा है, ओके। जो गरीब लोग हैं उनको सबसे पहले ब्लेम किया जाता है। स्लम एरियाज की जो कंडीशन होती है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है। बहुत सारे जो लोग होते हैं, एकदम ठसाठस भरा होता है वो एरिया। धारावी के बारे में आप पढ़ोगे ना, मतलब एक आध वीडियो भी देख सकते हो आप सर्च करके, तो वहां पर ना एकदम ठसाठस भरे हुए होते हैं सारी चीजें। छोटे छोटे कमरे होते हैं वहां पर, कोई प्राइवेट टॉयलेट नहीं होता है, कम्युनिटी का होता है, ओके। मतलब एक ही होता है जिसपे सभी लोग जाते हैं। वहां पर जो ऐसा पानी भी ऐसा कुछ ढंग से आता नहीं है और सैनिटेशन का भी इशू रहता है, तो स्लम एरियाज की ये प्रॉब्लम होती है। लाइफ और प्रॉपर्टी वहां पर इनसिक्योर रहती है, जिंदगी भी इनसिक्योर है भाई, कभी कुछ भी हो सकता है ना? और प्रॉपर्टी का तो रहता ही है कि किसी ने भी किसी की जगह पर कब्जा कर लिया, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना? पर स्लम डवेलर्स होते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि एक इंसान है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, वो टैक्स भी पे कर रहा है, तो ये क्या हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वैसे ये लोग जो होते हैं ना, स्लम डवेलर्स जो होते हैं, स्लम एरियाज में रहने वाले लोग, तो ये भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने कामकाज के थ्रू। कैसे, जो हॉकर्स होते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है, जो ठेले वगैरह लगाते हैं, या फिर छोटे मोटे व्यापारी हो गए, एस्केवेंजर्स जो कि साफ सफाई का काम करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरों में काम करते, डोमेस्टिक हेल्पर्स होते, प्लम्बर्स हो गए, मैकेनिक्स हो गए, और कई सारे प्रोफेशंस होते हैं जो कि स्लम एरियाज वाले लोग काम करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस भी चला करते हैं कई लोग, जो हैं छोटे छोटे काम किया करते हैं, जैसे कि केन वीविंग, ये केन वगैरह बनाने का काम करते हैं, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, ठीक है, कपड़ों में प्रिंट करने का, टेलरिंग का काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे स्लम एरियाज में कई सारे प्रोफेशन भी लोग जो है छोटा मोटा अपना बिजनेस चलाते हैं। तो सिटी ना बहुत ही ज्यादा जो स्पेंड करती है, ओके, मतलब
सिटी स्पेंड नहीं, मतलब शायद ही स्पेंड करती हैं, जो बहुत ही कम स्लम डवेलर्स को सर्विसेज़ प्रोवाइड करने में। जो झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं ना लोग, उनके पास में कोई वाटर, हेल्थ और ये सारी फैसिलिटी वगैरह उनको ढंग से मिलती नहीं है, ठीक है? पानी की सप्लाई भी ढंग से नहीं रहती और सैनिटेशन का भी इश्यू रहता है। नाला है, वहीं पे कचरा डल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ना अवेयरनेस भी फैलती जा रही है। आजकल जो कंडीशन है स्लम डवेलर्स की, लोग बात कर रहे हैं। देखो आपकी बुक में भी चैप्टर दिया हुआ है ना? सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है इसमें। ओके, तो अवेयरनेस फैलाई जाती है। जो कंडीशन है ना अर्बन पुअर की, जो अर्बन एरियाज में जो गरीब लोग रह रहे हैं, तो वहां पर जो बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट भी इसके बारे में जो है स्टेप्स ले रहे हैं। एनजीओ हो गई, अदर एजेंसीज हो गए और दूसरे स्लम डवेलर्स हो गए, खुद भी तो वो अपने राइट्स के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर जो कि ना गलियों में सामान बेचते हैं ना, तो ये फ्रेम की गई थी जनवरी 2004 में। लाखों जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बड़ी-बड़ी सिटी में देखने को मिलते हैं, वो भी हैरेसमेंट फेस करते हैं पुलिस से और टाउन अथॉरिटी से। होता है ना, मतलब कि पुलिस भी हो गई या फिर टाउन अथॉरिटीज़, म्युनिसिपैलिटी वाले हो गए, तो वो लोग भी इनको ना परेशान करते हैं, इनको जो थ्रेटन करते हैं, इनसे हफ्ता वसूली ली जाती है। भले ही रोड जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर यहाँ पर सभी लोगों को जो है वो लोग सामान बेच रहे होते हैं और पुलिस वाले इनसे पैसे लेते हैं कि ठीक है तुम्हें बेचने देंगे पर तुम पैसे दो। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है, पुलिस भी परेशान करती है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए है, पर पुलिस की इमेज ऐसी बन गई है और पुलिस काम ही ऐसा करती है, करप्ट हो गई है एकदम, है ना? तो पॉलिसी जो है ये लाई गई जो 2004 में, तो ये क्या इन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना पहले तो कि हाँ भाई स्लम डवेलर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है और रेगुलेट करना जो वेंडर्स हैं, जो सामान वगैरह बेचते हैं, कि वो ना अपना प्रोफ़ेशन भी कर सके और उनको कोई हैरेस भी ना करे, कोई परेशान भी ना करे, है ना? और वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को भी माने। तो ये चीज़ें लाई गई इस पॉलिसी में। पॉलिसीज़ तो सारी अच्छी होती, भले वो इम्प्लीमेंट वगैरह होती नहीं है। अब स्लम डवेलर्स जो होते हैं ना, वो भी अपने राइट्स के बारे में जान रहे हैं, वो भी अवेयर होते जा रहे हैं एंड जो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं। जैसे कि अलग-अलग प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आपने सुना है? फार्मर्स का अलग होता है, ठीक है, टीचर्स का भी होता है, बिज़नेसमैन का भी होता है, ऐसे ही लॉयर्स का भी होता है। अलग-अलग जो ग्रुप होते हैं, अपने एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, स्टूडेंट्स का भी होता है। अगर उनको गवर्नमेंट से कोई डिमांड करनी होती है, सभी लोग साथ में आ जाते हैं और प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचाते हैं। वैसे ही अब स्लम डवेलर्स भी अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी डिमांड्स को रख सकें, है ना? कभी-कभी ना ये जो है कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं। ये कोर्ट का इंसिडेंट यहाँ पर दिया हुआ है, अभी पढ़ेंगे। तो बेसिक पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट है, वो भी इनको अपना जो है यूज़ नहीं कर पाते, ये एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि राइट टू वोट जब 18 साल के होते हैं हम, तो हमें राइट टू वोट मिलता है। आर्टिकल 326 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राइट टू वोट देता है। पर हम राइट टू वोट तभी हो पाएँगे ना जब हमारे पास प्रूफ होगा कि हम 18 साल के हो गए हैं, फिर हमारी वोटर आईडी बनती है ना? और हमारी वोटर आईडी में जो परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, हमारी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि हम जो है अपना ये कार्ड बनवा सकें, तभी तो हमें वोटिंग का अधिकार मिलेगा, है ना? तो वोटर्स जो है उनके पास में जो है लिस्ट होनी चाहिए वोटर्स के फिक्स्ड एड्रेस की, है ना? वोटर्स के जो है मतलब फिक्स्ड एड्रेस की एक लिस्ट होनी चाहिए, वो रिक्वायर होती है। पर जो स्क्वैटर्स होते हैं, जो स्लम डवेलर्स होते हैं, ओके, और जो जैसे कि सड़क किनारे जो लोग रहते हैं ना, उनके पास में कोई डिफ़िकल्ट जो सॉरी, तो मतलब उनको परेशानी होती है, वो एक अपना फिक्स्ड एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पाते। जब आप अपना एड्रेस ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो आपका किस-किस तरीके से जो आपको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने का दिया जाएगा, है ना? परमानेंट एड्रेस बताना होता है उसमें। हुँ। तो ये चीज़ें होती, पर उनके पास नहीं रहता, तो वो अपने वोटिंग राइट को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते हैं अपने वोटिंग राइट को। अमंग अदर्स, तो दूसरे ग्रुप्स की बात करें हम जो कि मार्जिनलाइज़्ड है सोसाइटी में, जैसे कि ट्राइबल पीपल हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो गए। ट्राइबल पीपल जनजाति होती है, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सोसाइटी में। हमारे देश में 8.6% जो पॉपुलेशन है ट्राइबल पीपल की है, जनजाति जो ग्रुप होते हैं ना, तो उनकी है पॉपुलेशन, है ना? तो ये भी कई सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। ओडिशा में तो मतलब और कई जगह तो वहाँ पर ना ट्राइबल जो पीपल हैं उनके बच्चे जो है एजुकेशन भी उनको ढंग से नहीं मिल पाती है। उनको जो है फॉरेस्ट से जाना होता है, जो नदी वगैरह तैर करके फिर उनको स्कूल तक पहुँच पाते हैं। कई सारे एरियाज़ हैं हमारे देश में जहाँ पर प्रॉपर कनेक्टिविटी भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो है एक ट्राइबल जो विलेज था, तो वहाँ पर ना फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँची, मतलब आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब इनको जो है बिजली मिली है। तो कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं,
ये जो लोग होते हैं ना, ये डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट में एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज में, ताकि अपने वे ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें। आप ट्राइबल्स का भी देखोगे ना, तो ट्राइबल्स का भी ना जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे वो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, फॉरेस्ट से सामान लाते हैं और वो बेचते हैं। और ये लोग ना फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करते हुए अच्छे से रहते हैं। तो ये भी थ्रेट फेस करते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी का भी इनको खतरा होता है और लाइवलीहुड का भी। अगर इनका फॉरेस्ट इनसे छीन लोगे तो इनकी तो ज़िंदगी चली जाएगी ना, मतलब कि ये लोग ना कमा पाएँगे, ना ढंग से रह पाएँगे। क्योंकि प्रेशर है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओके, तो वैसे ही नीड्स भी बढ़ेंगी। पॉपुलेशन बढ़ रही तो पॉपुलेशन को हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। इनको है ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, फूड की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो कई सारी चीज़ें जो डिमांड भी बढ़ती जाएँगी, है ना? पर रिसोर्सेज़ तो उतने ही है, ज़मीन तो उतनी ही है ना? तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ रही है, सर्च फॉर लैंड हो रहा है, ओके, और रिसोर्सेज़ की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो प्रेशर होता है कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए कि क्या होता है, इनके जंगल हैं जहाँ पर ट्राइबल एरिया रह रहे, तो किसी बिज़नेसमैन या फिर गवर्नमेंट को ही पता चल गया कि यहाँ पर जो है रिसोर्सेज़ पाए जा रहे हैं, जैसे कि कोल निकल गया, ओके, और दूसरी कोई, जैसे कि कोई रिसोर्सेज़ पाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये लोग क्या करेंगे, माइनिंग लगा देंगे। उस वहाँ पे जो खुदाई करके वहाँ से सामान निकालने की कोशिश करेंगे। तो पेड़ काटेंगे, ठीक है? और ये जो जितने भी लोग अफ़ेक्ट होते हैं ना, इससे इनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। और ये लोग फिर अपना घर-बार इनको छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये देखो, ऐसा भी होता है इनके साथ में, है ना? जैसे कि फॉरेस्ट एरिया में ये माइनिंग वगैरह का इश्यू देखने को मिलता है, ओके? और कोस्टल एरिया में रहते तो वहाँ पर भी जो है इनकी जो ज़िंदगी पे एक खतरा मंडराता है लाइफ में और लाइवलीहुड में, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स में रहते हैं, ट्राइबल पीपल हो गए। क्योंकि टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बढ़ती जा रही है। मतलब कि फॉरेस्ट में भी ये लोग रिसोर्सेज के लिए, कोस्टल एरियाज़ हो गए वहाँ पर भी रिसोर्सेज के लिए, तो गवर्नमेंट भी जो कुछ ज़्यादा ही नाटक करने लगते हैं, और जो प्राइवेट लोग रहते हैं वो तो हैं ही, ठीक है। तो टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कहीं भी टूरिस्ट जाते हैं ना, तो उनको ये समझ नहीं आता कि साफ-सफाई से रहो। बीच में भी जाएँगे तो कचरा फैला के आ जाते हैं हर जगह। फॉरेस्ट में भी जाएँगे तो वहाँ पर भी कचरा डाल के आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि पन्नी, प्लास्टिक आप जो डाल रहे हो वो जानवर भी खा सकते हैं वहाँ पर, है ना? तो कोई सोचता ही नहीं है, साफ-सफाई से रहना नहीं आता लोगों को। टूरिस्ट ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट हो गई, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करें इन लोगों को, है ना? गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है? इनका हैबिटेट जो है, इनका घर-बार जो भी है, तो इसको अफ़ेक्ट ना करें, ओके, और डेवलपमेंट भी अफ़ेक्ट ना हो, तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है कि एनवायरनमेंट को भी आप साथ में लेकर के चलो, जो ट्राइबल लोग हैं, ओके, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको साथ में लेकर के चलो और डेवलपमेंट भी आप करो। ऐसा ना हो कि आपके डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं ना? तो ये जो इश्यू है ना, सारे के सारे सिटीज़न्स को भी अफ़ेक्ट करता है, नॉट जस्ट ट्राइबल। आप सोचो, अगर फॉरेस्ट कटेंगे तो सभी लोग तो अफ़ेक्ट होंगे ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओके, फॉरेस्ट हमें क्लीन जो एयर देते हैं, ठीक है? और रिसोर्सेज़ भी बहुत सारी देते हैं, बायोडायवर्सिटी होती है वहाँ पर, तो शांति भी होती है ना? और जो जैसे-जैसे फॉरेस्ट कटेंगे या फिर जैसे देखो ना, गवर्नमेंट ज़्यादा डेवलपमेंट पे फ़ोकस करेंगे, जैसे कि वल्नरेबल एरियाज़ जो होते हैं जहाँ अर्थक्वेक प्रोन समझ लो, या फिर हिमालयन रीजन में जो रोड बनाई जा रही है, जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा वहाँ पर। डैम जो है वहाँ पर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, डैम जो है कोलैप्स हो जाते हैं और बाढ़ वगैरह भी आती है, वहाँ पर बादल भी फटते हैं, है ना? तो सारे के सारे सिटीज़न अफ़ेक्ट होते हैं अगर कुछ ऐसा होता है ना तो। ओके, तो हमें कोशिश करनी चाहिए और इंश्योर कर सके कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी मिले, सारे सिटीजन्स को। ओके, तो ये इतना सिंपल नहीं है किसी गवर्नमेंट के लिए ऐसा प्रोवाइड करना। कई सारे ग्रुप होते हैं तो इनकी अलग-अलग डिफरेंट नीड्स होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, अगर हम एक सबकी अलग डिफरेंट नीड्स होती हैं, सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर राइट एक ग्रुप की हम राइट को लेकर के चलते हैं ना, तो दूसरा ग्रुप उससे अफ़ेक्ट भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती हैं उनकी राइट्स भी। इक्वल राइट्स जो है, मतलब एक को आप जो है बेनिफिट पहुँचाओ तो दूसरे को नुकसान हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। इक्वल राइट्स सिटीज़न को देना, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफ़ॉर्म पॉलिसीज़ लेकर के चलना, ठीक है? सारे लोगों को जो है एक तरीके से, मतलब एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, सभी लोगों के ऊपर अप्लाई करना, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अलग-अलग लोग हैं तो उनको उस तरीके से डील करना होता है। कई जो ट्राइबल लोग हैं वो अच्छे खासे एजुकेटेड है, डेवलप्ड है, उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं जो कि इससे अफेक्टेड भी है, ओके? मतलब उनके पास में प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी भी नहीं है। जो सिकिल सेल एनीमिया बहुत ज़्यादा देखा जाता है ट्राइबल पीपल, और ट्राइबल्स में भी एक और होते हैं, पीवीटीजीज़ होते हैं, पर्टिकुलरली
वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं, तो ये लोग जो है और ज़्यादा पिछड़े होते हैं, तो इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, इनको अलग तरीके से डील करना होता है, ठीक है? तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम जैसी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वैसी ही पॉलिसीज़ लेकर के चलनी होती है, ओके? तो अगर हम ऐसा पर्पस ऐसा नहीं लेकर के चलना है कि ऐसी पॉलिसी बनाएँ कि सभी लोगों के ऊपर जो अप्लाई हो सेम तरीके से। तो ऐसी चीज़ नहीं लेकर के चलना है मतलब, है ना? पर हमें ऐसी पॉलिसीज़ मतलब कि एक जूता सबके पाँव में फिट नहीं करना है, उनकी प्रॉब्लम्स जैसी है वैसे ही उनको सॉल्यूशन देना है, ओके? तो रूरल एरियाज़ की अलग प्रॉब्लम है, अर्बन एरियाज़ की अलग प्रॉब्लम है, वैसे ही सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है? तो अर्बन एरियाज़ के पुअर अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ के अलग, तो जैसी-जैसी रीजन है, ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो हमें ना लोगों को मोर इक्वल बनाना है, तो उसके लिए डिफरेंट नीड्स होती हैं, लोगों की डिफरेंट क्लेम्स होते हैं, है ना? वो कुछ ज़रूरतें होती हैं इनके अलग-अलग लोगों की। तो उस तरीके से पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अभी देखो यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए थे, पहला बॉक्स ये है, ओके? तो सिटीज़नशिप, इक्वालिटी एंड राइट्स। सिटीज़नशिप सिर्फ लीगल कांसेप्ट नहीं है, ओके? लीगली आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी, वो तो ठीक बात है, पर सिर्फ लीगल नहीं है। इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी आती है, क्लोज़ली रिलेटेड होते हैं, इक्वालिटी एंड राइट्स की बात करते हैं, ओके? समानता और अधिकारों की बात की जाती है। वाइडली एक्सेप्टेड जो फॉर्मूलेशन है इस रिलेशनशिप का कि इक्वालिटी एंड राइट्स से जो कनेक्टेड है सिटीजनशिप, तो इसको प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश सोशलॉजिस्ट। सोशलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि सोसाइटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ओके? तो टीएच मार्शल ने ये दिया था, मतलब कि रिलेशन बताया, इक्वालिटी एंड राइट्स जो है क्लोजली रिलेटेड है सिटीजनशिप से। तो ये जो थे ना, इनकी किताब थी सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 में इन्होंने लिखी थी। मार्शल ने बताया कि जो सिटीजनशिप होता है ना, एक स्टेटस होता है जो लोगों को दिया गया है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, फुल मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। तो वो लोग क्या है, एक कम्युनिटी के फुल मेंबर बताया है उनको, ठीक है? सभी लोगों के पास में इक्वल स्टेटस है, ओके? सब लोग पोजेस करते हैं स्टेटस, इक्वल विथ रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट भी है, उनकी जो मतलब कि रिस्पेक्ट टू राइट्स, ओके? सभी लोगों को राइट्स दिए गए हैं और कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, है ना? इसके साथ में, ओके? तो राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं सिटीजनशिप के साथ में आपको। तो की कॉन्सेप्ट जो मार्शल आइडिया ऑफ सिटीजनशिप था, मार्शल ने जो सिटीजनशिप का आइडिया दिया, उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इक्वालिटी का। तो इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट चीज़ तो है क्वालिटी ऑफ द गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज इम्प्रूव्स, एंड सेकंड चीज़ है कि क्वांटिटी ऑफ पीपल अपॉन व्हॉम दे आर वेस्टफुल टू ग्रो। तो इन्होंने इक्वालिटी के लिए 2 मीनिंग दिए, तो उसका मतलब इसका ना 2 चीज़ें इसके अंदर हैं। तो क्या चीज़ बताई उन्होंने? फर्स्ट की जो क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी है ना, राइट्स और ड्यूटीज जो दी गई हैं आपको, अधिकार जो आपकी दी गई हैं और ड्यूटीज आपके ऊपर जो दी गई कि आपको कुछ ड्यूटी से फुलफिल करनी है एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट, तो वो इम्प्रूव होते जाएँ, है ना? तो वो और अच्छे होते जाएँ। तो पहली चीज़ तो ये थी। सेकंड, जिन लोगों को ये राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए हैं, वो लोग भी ग्रो करें, ओके, अच्छे से। तो ये 2 बातें कही इन्होंने। मार्शल जो है सिटीज़नशिप को 3 तरीकों से बताते हैं, ओके? सिटीज़नशिप जो है उसमें इन्वॉल्व करती 3 चीज़ें। राइट्स, ओके, 3 काइंड्स ऑफ राइट्स की बात की गई है, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो सिटीजनशिप में 3 तरीके के राइट की बात की है इन्होंने, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। सिविल राइट्स जो है इसमें प्रोटेक्ट करेंगे इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी, उनकी आज़ादी जो है, फ्रीडम, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो डेवलप कर सके, एंड प्रॉपर्टी, ओके? तो पॉलिटिकल राइट्स में क्या आ गया? पॉलिटिकल राइट्स जो है इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने देंगे प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस में। पॉलिटिकल राइट में आपके पास में वोट देने का राइट होता है, ओके? और जो कंटेस्ट करने का इलेक्शन में राइट होता है ना? पार्टिसिपेट करने का जो गवर्नेंस में। सोशल राइट में हो गया कि हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिले और एम्प्लॉयमेंट मिले। एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी होती है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की गई सोशल राइट में। टुगेदर अगर ये तीनों चीज़ें जो पॉसिबल होती है सिटीज़न को मिल जाती है, तो लोग जो है अपनी लाइफ ऑफ डिग्निटी जी पाते हैं। पहला तो उनको लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी मिल गई, वो अपना एजुकेशन मिल गई, उनको सोशल राइट मिल गया, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, अब वो गवर्नेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाते हैं। मार्शल जो है, उन्होंने सोशल क्लास को एक सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी की तरह देखा, ओके? सोशल क्लास देखने को मिला सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, ओके? मतलब कि इसमें जो है भेदभाव देखा उन्होंने, जब समाज को देखा गौर से, तो वहाँ पर बहुत सारा भेदभाव देखने को मिला। तो सिटीज़नशिप जो है इंश्योर करती है कि इक्वालिटी व्हाइल काउंटरिंग द डिवाइसिव इफेक्ट्स ऑफ द क्लास हायरार्की। तो उन्होंने देखा कि भई देखो, हमारे देश में बस कास्ट इनइक्वालिटी, हमारे देश में कास्ट इनइक्वालिटी है, पर दूसरे जो कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर तो जो है क्लास इनइक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, तो ना
तो क्लास हायरार्की थी, कोई अपर क्लास का है, कोई लोअर क्लास का है, तो ये सब चीज़ें चला करती थी। ओके, तो इनको काउंटर करेगा सिटीज़नशिप। सिटीज़नशिप सभी सिटीज़न्स को इक्वली देखेगा, इक्वालिटी की आइज़ से देखेगा, सभी लोग इक्वल हैं। और काउंटर करेगा जो अलग-थलग करने वाली क्लास हायरार्की है ना, हायरार्की क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे हायरार्की में लगा दिया जाता है ना, जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलता है हमारे देश में, है ना? तो सिटीजनशिप जो है अच्छे से लेकर के चलेगा क्रिएशन ऑफ अ बेटर इंटीग्रेटेड हार्मोनियस कम्युनिटी। सभी लोग साथ में अच्छे से रहेंगे शांति से। तो यही बात की गई है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया था रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द स्लम ड्वेलर्स। तो स्लम ड्वेलर्स की राइट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। तो बॉम्बे में ना ये जो रिस्पॉन्स टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो पीआईएल जो है लोग फाइल करते हैं, जो कोर्ट में डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं, ओके? ताकि जो है मतलब कि ये ना पब्लिक इंटरेस्ट में ये डाली जाती है। अगर आपको दिखता है कहीं पे लोगों के अधिकारों का वॉयलेशन हो रहा है, तो आप जो है लिटिगेशन डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ओके? फिर कोर्ट इसको देखते हैं। तो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने ये डाला था ओल्गा टेलिस करके, ठीक है? तो उनका नाम ओल्गा टेलिस था, उन्होंने क्या किया, सोशल एक्टिविस्ट थे, इन्होंने फाइल की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट 1985 में। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, जैसे कि हर सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ना, लोकल गवर्नमेंट, तो उसी का एग्ज़ाम्पल, तो बॉम्बे जो है, वहाँ पर तो पिटीशन क्लेम कर रही थी कि राइट टू लिव जो है पेवमेंट में और इन द स्लम, बिकॉज़ वो लोग जो है क्या है, लोग जो हैं, अ, वो मजबूर हैं सड़क किनारे रहने में, स्लम एरियाज़ में, झुग्गी-झोपड़ी में रहने में, क्योंकि उनके पास में कोई अल्टरनेटिव जगह नहीं है रहने की, ओके? और प्लेस ऑफ वर्क से पास में है, ओके? लोग धारावी में क्यों रहते हैं? क्योंकि जो है वो जो है पास में उन लोग काम-वाम भी कर लेते हैं और उनको सस्ते में वो रह पाते हैं, है ना? उनके पास में कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर बात की गई कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वहाँ से लोगों को हटवा रही थी। ओके, तो लोग जो है सड़क किनारे और स्लम एरियाज़ में इसलिए रह रहे थे क्योंकि उनके काम-काज के पास में है और उनके पास में जो है कोई अल्टरनेटिव जगह नहीं है रहने के लिए। तो सिटीज़ को सुंदर बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जो है स्लम एरियाज़ वगैरह और जो झुग्गी-झोपड़ी में लोग रहते हैं उनको भगाया जाता है, हटाया जाता है। ओके? तो उनको अगर उनको फ़ोर्स किया जा रहा है मूव करने में, ओके, तो उनका ज़िंदगी भी छिन जाएगी, उन जो कमा खा रहे हैं तो वो भी उनका तो अफ़ेक्ट होगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो राइट टू लाइफ़ में राइट टू लाइवलीहुड भी इंक्लूड होता है। मतलब कि इनकी रोज़ी-रोटी होती है ना, जो काम-काज करते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। जब लाइफ़ को आप तभी चला पाओगे ना, जब कमाओगे और खाओगे, है ना? और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर पाओगे। तो इसलिए पेवमेंट ड्वेलर्स जो होते हैं, अगर उनको इविक्ट किया जाता है, तो पहले उनको जो है अल्टरनेटिव अकोमोडेशन आप प्रोवाइड करो। तो राइट टू शेल्टर की भी बात की गई। अगर आपको जो है स्लम ड्वेलर्स वगैरह इनको हटाना है, तो उसके जो है आपको अपोज़िट जो सॉरी अल्टरनेटिव में आपको कोई जगह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जहाँ पर वो लोग रह सकें। है ना? तो राइट टू शेल्टर की बात की गई यहाँ पर और राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई सुप्रीम कोर्ट ने, ओल्गा तेलिस केस में 1985 का। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं, तो इस डिस्कशन जो हमने इतना बड़ा डिस्कशन देखा, तो इसमें क्या क्लियर हुआ कि चेंज हो रहा है वर्ल्ड की सिचुएशन में, है ना? तो कई सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इकोनॉमी चेंज हो रही है, सोसाइटी भी चेंज हो रही है। तो डिमांड किया जा रहा है नया इंटरप्रिटेशन, मीनिंग एंड राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप का एक नया मीनिंग निकल के आ रहा है और राइट्स की बात की जा रही है लोगों की। फॉर्मल लॉज़ जो है रिगार्डिंग सिटीजनशिप से, जो फॉर्मल जो पुराने कानून जो है पहले से चले आ रहे हैं, तो वो जो सिटीज़नशिप से रिगार्डिंग है, तो वो क्या है, सिर्फ़ स्टार्टिंग पॉइंट है और इंटरप्रिटेशन हो रहा है लॉज़ का, वो इवॉल्व होता जा रहा है। तो पहले तो आपको सिटीज़नशिप का मीनिंग बता दिया गया, पर अब और ज़्यादा इवॉल्व होता जा रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन नया निकलता जा रहा है। जैसे कि आर्टिकल 21 संविधान में दिया हुआ है राइट टू लाइफ़, बाद में और भी चीज़ें इसमें ऐड हो गई, जैसे कि 2017 में प्राइवेसी ऐड कर दिया गया, केएस पुट्टास्वामी केस से, है ना? अभी रिसेंटली राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज ऐड कर दिया गया उसमें, है ना? और राइट टू लाइफ़ में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात की गई, राइट टू शेल्टर की बात की गई, राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई। है ना? तो ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं बाद में, ओके? तो वैसे ही ना पहले के कानून तो दिए हुए थे, सिटीज़नशिप के बारे में दिया हुआ था, पर और ज़्यादा लॉज़ के थ्रू इंटरप्रिटेशन आता जा रहा है, इवॉल्व होते जा रहे हैं, है ना? लॉज़ भी। तो ये आंसर है अ,
तो कई सारे क्वेश्चंस के जब हम जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स के, तो कुछ जो है इतना इजी भी नहीं होता है फाइंड करना। पर जब हम इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट है इक्वल सिटीजनशिप का, तो इसको हम मतलब देख सकते हैं कि इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन की बात की जा रही है ना। तो इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज का। जब आप इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हो तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि लोगों को इक्वल अधिकार मिले और लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जाए। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज का। ओके। अभी देखो यहाँ पर एक और चीज, स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में देखो, ये एक्ट भी लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग 2014 का। तो गवर्नमेंट भी स्टेप्स लेती है। सिटीजन एंड द नेशन, अब एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, पहले के टाइम पर बॉर्डर्स थोड़ी ना हुआ करती थी, राजा महाराजा होते थे, उनका रूल बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था। तो ये बाद में इवॉल्व हुआ है मॉडर्न पीरियड में, जब अलग अलग गवर्नमेंट हो गई, लोगों ने डिवाइड कर दिया कि इतनी बॉर्डर मेरी है, इतनी तुम्हारी है ना। तो अर्लीस्ट सेशन निकल के आया रिगार्डिंग सोवरिटी ऑफ द नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द सिटीजंस। तो ये रेवोल्यूशनरीज जो थे फ्रांस में 1789 से ये आइडिया निकल के आया। तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहां पर लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा था, तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था, है ना। फ्रांस से ही लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रॉटर्निटी का जो आइडिया हमने लिया है ना, हमारे संविधान में लिया गया है। तो जो ये रिवॉल्ट हुआ ना, इसी से निकल के आया डेमोक्रेटिक राइट्स जो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, उसके साथ-साथ जो है सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, नेशन स्टेट। सोवरेनिटी का क्या मतलब, आप इंडिपेंडेंट हो, आप जो है अपने जैसे कि एक देश जो है वो एक कंट्री जो है प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो अपने आंतरिक जो अपने देश के अंदर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और उनके जो बाहर के जो डिसीजन है वो भी ले सकते हैं। मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा कि आपको जो है किस कंट्री के साथ में कैसे रिलेशन रखने हैं, आपको क्या करना है अपने देश में। तो आप जो एक संप्रभु कंट्री कहा जाता है, सोवरेनिटी का ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो नेशन स्टेट सोवरेन होते हैं, नेशन स्टेट क्लेम करते हैं, उनकी बाउंड्रीज होती हैं डिफाइन सी, ठीक है। तो बाउंड्री तो होती है, उसके साथ-साथ जो है नेशन स्टेट में जो है एक यूनिक कल्चर होता है और शेयर्ड हिस्ट्री होती है उनकी। ओके, नेशनल आइडेंटिटी जो होती है वो एक्सप्रेस की जाती है सिंबल के थ्रू। जैसे कि हर देश का देखो फ्लैग होता है, नेशनल एंथम होता है, नेशनल लैंग्वेज होती है और कुछ सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस होती है ना? जैसे कि हमारे देश में वैसे तो एक लैंग्वेज तो नहीं है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश ही इतना डाइवर्स है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं हमारे संविधान में 8th शेड्यूल में। ओके। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारे यहाँ। जो हिंदी को बोला जाता है कि इसको एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे डिक्लेयर कर दिया जाए, पर किसी के ऊपर आप इम्पोज नहीं कर सकते ना, सभी लोगों को हिंदी थोड़ी ना आती है। साउथ की स्टेट जो है वो अगेंस्ट होते हैं इसके कि ठीक है, तो चला आ रहा है। बाकी कम्युनिकेशन के लिए जो है इंग्लिश, इंग्लिश अपनी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में से नहीं आती है। ओके, 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश जो है सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। तो सभी लोगों की नेशनल एंथम, नेशनल आइडेंटिटी ये सब चीज़ें होती हैं। कई सारे जो मॉडर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर ना लोगों की डिफरेंट रिलीजन होते हैं, लैंग्वेज होती है, कल्चरल ट्रेडिशन होती है। हमारे देश में भी देखो कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, है ना? अलग-अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तो 19,500 से ज़्यादा तो बोलियाँ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्वे है ये। ओके, तो लोग इतने सारे और कल्चरल ट्रेडिशन भी हमारा देश तो इतना ज़्यादा रिच है, डाइवर्स है ना? तो नेशनल आइडेंटिटी जो है डेमोक्रेटिक स्टेट की, वो सिटीज़न को प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जो कि सभी लोग शेयर करते हैं एज़ अ मेंबर ऑफ द स्टेट, है ना? हम एक देश से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारी जो है एक आइडेंटिटी है ना? तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, वो अपने सिटीज़न्स को पॉलिटिकल आइडेंटिटी देती है ना? पॉलिटिकल आइडेंटिटी जैसे कि हम इंडियंस हैं, दूसरे देश वाले वो अपने नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि जापान के जापानीज़ हो गए, जर्मन हो गए, है ना? जर्मनी के, ओके। तो डेमोक्रेटिक स्टेट जो होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो डिफाइन कर सके आइडेंटिटी, ताकि जो है इंक्लूसिव हो सके, जितनी ज़्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकें, है ना? मतलब कि ये कोशिश करते हैं कि सारे सारे लोगों को लेकर के चले हम, है ना? डेमोक्रेटिक स्टेट में इंक्लूसिविटी को लेकर के चलते हैं। सारे सिटीज़न जो है अपने आप को एक आइडेंटिफ़ाई कर सकें एज़ अ पार्ट ऑफ द नेशन, ठीक है? अपने देश को जो है मतलब वो अपने आप को जो है नेशन का पार्ट समझे, तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है ना? उनकी आइडेंटिटी को। बट अगर प्रैक्टिस में देखें, तो ना कई सारी कंट्रीज़ होती हैं, वो डिफाइन करती हैं अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से कि कुछ सिटीज़न तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ सिटीज़न के लिए ईज़ी होती है वो आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना, पर दूसरे जो होते हैं वो उतना नहीं कर पाते, ओके?
मतलब कि कुछ सिटीज़न जो उनको ईज़ी पड़ता है, उनको अपनी आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना, कुछ नहीं कर पाते हैं, ओके मतलब वो अपने आप को उतना पार्ट नहीं मान पाते हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ईज़ी होता है स्टेट जो इट इज़ ऑल्सो स्टेट जो है वो कुछ लोगों को सिटीज़नशिप ईज़िली दे पाते हैं, सम पीपल को, कुछ लोगों को नहीं दे पाते हैं, है ना? तो ये ना यूएस के केस में भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो यूएस का एग्ज़ाम्पल दिया है जो कि प्राइड करते हैं अपने आप को बीइंग अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट एज़ एनी अदर कंट्री। यूएस के लिए कहा जाता है कि यूएस में ना नेटिव पीपल कोई भी नहीं है, सारे के सारे नेटिव लोग जो है वहाँ पे मतलब कि ओरिजिनल जो इन्हेबिटेंट है, जो वहाँ पर रहा करते थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो ब्रिटिशर्स जो यूरोप से ना ब्रिटेन में जो भी जो वहाँ पर जो अंग्रेज़ हुआ करते थे, तो वहाँ पर जो भी क्राइम करता था, जो भी जिनको भी पनिशमेंट देनी होती थी ना, उनको यूएस में लाकर के छोड़ दिया जाता था। ठीक है? तो फिर यूएस को भी कॉलोनी बना लिया गया इन्होंने, है ना? तो यहाँ पर सारे के सारे वैसे लोगों को रखा गया, ठीक है? जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, है ना? और कई सारे लोगों को स्लेव बना कर के लेके गए यूएस में। तो वो बाहर के लोगों से बना है यूएस, तो ऐसा भी कहा जाता है। बाद में ये लोग फिर आज़ादी ले ली थी इन्होंने ब्रिटिशर्स से, ओके? वैसे तो फ्रांस की भी यहाँ पर जो है लड़ाई हुई थी इनसे, बाकी फिर इनकी आज़ादी मिल गई थी। फ्रांस जो है फ्रांस का एग्ज़ाम्पल लें तो वो क्लेम करते हैं अपने आप को सेक्युलर एंड इंक्लूसिव। फ्रांस बोलता है कि हम तो सेक्युलर हैं और सभी लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं तो हम तो इंक्लूसिव हैं। सेक्युलर हमने देखा था हमारे देश को पॉजिटिव सेक्युलरिज़्म कहा जाता है, ओके? और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज़्म है उसको नेगेटिव सेक्युलरिज़्म कहा जाता है। तो ये ना इंक्लूड करते हैं नॉट ओनली यूरोपियन ओरिजिन लोगों को बट आल्सो सिटीजन जो कि बाहर से नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए हैं ना उन लोगों को भी सिटीजन के तौर पे जो रखा हुआ है इन्होंने ठीक है कल्चर एंड लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है नेशनल आइडेंटिटी का ठीक है कल्चर और लैंग्वेज होना है ना सारे सिटीजन जो है उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने आप को घुल मिल लें मिक्सअप हो जाए इस सब चीजों से है ना उस देश में और पब्लिक एक्सपेक्ट ऑफ देयर लाइफ है ना मतलब कि एक देश के कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ एक होता है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ में आप मिक्स अप हो जाओ और अपने देश को लेकर के चलो आगे, है ना? हाउएवर पर उनकी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, है ना? पर्सनल बिलीफ और प्रैक्टिस अपने प्राइवेट लाइफ में रखो। जैसे कि अभी बोला ना नेगेटिव सेक्युलरिज़्म तो यूरोप में ना देखने को मिलता है जो वहाँ का सेक्युलरिज़्म है ना जैसे फ्रांस का एग्जांपल लें, तो वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन चलता है। आप अपना रिलीजन अपने प्राइवेट स्फीयर में फॉलो करो, ये पब्लिक जो गवर्नमेंट वाली चीज़ें या फिर पब्लिक जो एरिया है वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, है ना? प्राइवेट लाइफ में आप जो है कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी अपना बिलीफ मानते रहो। ये जो है रीज़नेबल पॉलिसी लग रही होगी, हाँ ठीक है, ये सही बात है। पर ये ना इतना सिंपल नहीं होता है डिफाइन करना पब्लिक को एंड प्राइवेट को कि प्राइवेट स्फीयर क्या है, पब्लिक क्या है, ओके? तो ये जो है इसकी वज़ह से कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हो जाती हैं। रिलीजियस बिलीफ रिलीजन के नाम पे तो पहले ही बहुत ज़्यादा लोग सेंसिटिव होते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ जो होता है वो प्राइवेट स्फीयर कहा जाता है सिटीजन का कि अपने प्राइवेट स्फीयर में आप रिलीजन वगैरह फॉलो करते रहो बट समटाइम ना कुछ रिलीजियस सिंबल वगैरह लोग पहनते हैं है ना कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कि उनकी पब्लिक लाइफ में घुस जाती हैं कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी भी होती है लोगों की रिलीजन की है ना जैसे कि आपने सिख स्कूल में सुना होगा कि जो लड़के होते हैं उनको टर्बन पहनने दिया जाना चाहिए फ्रांस में ये बात की गई थी कि उनको पगड़ी वगैरह पहनने देना चाहिए अपनी है ना हमारे देश में भी पहनते हैं ना लोग, तो आर्मी में भी हो चाहे तो वो लोग अपना जो टर्बन पहनते हैं, ओके। तो मुस्लिम गर्ल्स को बोला जाता है कि स्कार्फ वगैरह वो डिमांड करते हैं वो स्कूल में पहनने के लिए, ओके। तो ये ना अलाउ नहीं किया गया कुछ स्कूलों में कि भई आप जो है अपना इन्वॉल्व नहीं कर सकते अपने रिलीजियस सिंबल को पब्लिक स्फीयर ऑफ स्टेट एजुकेशन। अपने प्राइवेट लाइफ में आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, पर स्टेट एजुकेशन में ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए पब्लिक स्फीयर में। तो फ्रांस में ये अलाउ नहीं किया गया था। जिनके रिलीजन में ये जो प्रैक्टिसेस डिमांड नहीं की जाती हैं, वो तो नेचुरली अच्छा खासा वो जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती फेस करने में, है ना? सॉरी उनके को जो है कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं करते हैं, अच्छे से एसिमिलेट हो जाते हैं नेशनल कल्चर में और अपने देश में खुश रहते हैं। पर जो इन लोगों में ये जो इनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, तो बोलते हैं कि हमको हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं किया मतलब प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं, है ना? तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ओके नेशनल कल्चर में एसिमिलेट होने में। हुँ। तो कुछ ग्रुप जो होते हैं, वो अच्छे से एसिमिलेट हो जाते हैं, वो अच्छे से मतलब कि नेशनल कल्चर वगैरह अपना फ़ॉलो करते हैं, प्राइवेट लाइफ़ में अपने रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं। पर कुछ लोग जो है थोड़ा प्रॉब्लम फ़ेस करते हैं, ओके। तो क्राइटेरिया भी होता है सिटीज़नशिप ग्रांट की जाती है ना, न्यू एप्लीकेंट्स जो आते हैं, ऐसा भी होता है इंडिया के भी बहुत सारे लोग जो है इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़ के दूसरे देशों की लेते हैं। दूसरे देश के लोग भी आते हैं इंडिया की सिटीज़नशिप लेने के लिए।
तो अलग-अलग होते हैं क्राइटेरिया। जैसे कि इज़राइल और जर्मनी की हम बात करें तो इज़राइल और जर्मनी में ना रिलीजन वाला फैक्टर होता है, एथनिक ओरिजिन वाला फैक्टर होता है। अगर कोई ज्यूज़ होता है ना तो उसको फटाक से जो इज़राइल जो है अपना दे देता है सिटीज़नशिप। ठीक है? तो प्रायोरिटी में रिलीजन और एथनिक ओरिजिन देखा जाता है जर्मनी और इज़राइल में। तो जर्मनी में ना जो टर्किश वर्कर थे, तो वो डिमांड कर रहे हैं, उनकी डिमांड चली आ रही है कि उनको ना पहले तो बुलाया गया कि जर्मनी में आओ, काम करो, टर्किश वर्कर टर्की के, तो उनको बोला गया पहले कि आप जो है काम करो। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जो पैदा हुए हैं और जो बड़े हुए हैं जर्मनी में, उनको ऑटोमैटिकली जो सिटीज़नशिप मिल जानी चाहिए। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की। तो ये डिबेटेड है कि जो टर्किश वर्कर हैं, वो अपने बच्चों के लिए सिटीज़नशिप की डिमांड कर रहे हैं जर्मनी में, है ना? तो फ्यू एग्ज़ाम्पल भी देखने को मिलते हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, सिटीज़नशिप में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी, है ना? तो जो अपने आप को इंक्लूसिव बोलते हैं, तो वहाँ पर भी देखो ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है, इंसान भी कोई परफेक्ट नहीं होता है ना? तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इंडिया जो है अपने आप को एक सेक्युलर कंट्री कहते हैं। सेक्युलर वर्ड जो है ना, बाद में ऐड किया गया था प्रिएम्बल में, पहले से हमारा देश सेक्युलर था। अब देखो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक फंडामेंटल राइट दिए गए रिलीजन के, है ना? अगर कोई गलत प्रैक्टिस होती है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन भी कर सकती है ना? जैसे कि अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, ओके? तो कोई गलत प्रैक्टिस होती है तो उसको गवर्नमेंट खत्म भी कर सकती है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई, आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई। इसमें कोई रिलीजन नहीं आता है, ओके? 15 में जो रिलीजन के नाम पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है? तो कई तरीकों से, तो कई सारे आर्टिकल जो है जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा देश जो है सेक्युलर है, ओके? और डेमोक्रेटिक नेशन तो हम है ही, है ना? और नेशन स्टेट तो इंडिया सेक्युलर भी है। पर बाद में इस वर्ड को ऐड किया गया था, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में, ओके? प्रिएम्बल में, है ना? तो मूवमेंट चला जब हमारे देश में इंडिपेंडेंस की बात की जा रही थी ना, तो डेलिब्रेट किया गया था, मतलब लोगों ने सोच-विचार किया था इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही कि लोगों को जो है डिफरेंट रिलीजन के लोग बिलॉन्ग करते हैं, रीजन के, है ना? और कल्चर के, तो इन सभी को साथ में लेकर के चलना है, बाइंड करके चलना है टुगेदर सभी लोगों को। तो ऐसे अटेम्प्ट लाए गए कि भई लोगों को साथ में लेकर के चलना है, कोई ऐसा ना हो कि किसी को बुरा लगे, कोई भी जो है रिलीजन के नाम पे जो है भड़कने लगे, है ना? जैसे कि पार्टीशन की वजह से और ज़्यादा जो हमारे लीडर्स थे ना, वो परेशान हो गए थे कि हाँ, आगे चल के जो है, वैसे भी अंग्रेज़ जब गए थे ना, तो इन लोगों ने क्या बोला था? बोला था कि हम जा रहे हैं इस देश को छोड़ के, इसके तो 200 से भी ज़्यादा टुकड़े हो जाएँगे। तो ऐसी चीज़ें बोली थी, पर हमारा देश देखो 76 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, फिर भी अच्छे से 76 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी हमारा देश अच्छे खासा जो है चल रहा है, सभी लोग यूनाइट होके रह रहे हैं, है ना? तो पार्टीशन के बाद में जो है 1947 में डिफरेंसेस जो हुए थे, मुस्लिम लीग की वजह से जो डिफरेंसेस हुए थे, तो उसकी वजह से जो डिफरेंसेस सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो ये बढ़ते गए और उसकी वजह से क्या हुआ, पार्टीशन हो गया था। तो ये भी एक रीज़न था कि इंडियन नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया कि हमें अपने देश को जो है सेक्युलर बना कर के रखना है और इंक्लूसिव कैरेक्टर लेकर के चलना है इंडियन नेशन स्टेट का। ताकि सभी लोग जो है साथ में रहें। सेक्युलर में क्या होता है, एक सेक्युलर कंट्री वो होती है जिसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है स्टेट का, ठीक है? जैसे कि हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है, ओके, यूएस का कोई रिलीजन नहीं है ना? जर्मनी, फ्रांस हो गए, इनका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है देश का, है ना? पर देखो पाकिस्तान का देखो ना तो इनका रिलीजन पहले आता है, बांग्लादेश में पहले रिलीजन आता है इनका। तो यहाँ पर ना माइनॉरिटी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, ओके? और देश भी अच्छा आगे कोई बढ़ नहीं पाता है। ओके, तो हमारे संविधान में कई सारे प्रोविज़न भी रखे गए ताकि जो है सेक्युलर रहे हमारा देश और इंक्लूसिव कैरेक्टर रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने अकोमोडेट वेट लेकर के सॉरी जो मतलब सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की बात की गई, डाइवर्स सोसाइटी को। तो कई सारे प्रोविज़न भी दिए गए, डाइवर्सिटी थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी लोगों को साथ में फुल एंड इक्वल मेंबरशिप दी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दे दी थी। जो डिफरेंट शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गई, इनको भी जो है साथ में लेकर के चला गया, है ना? इनको भी प्रोविज़न दिए गए, इनको भी जो है रिज़र्वेशन दिया गया। तो सभी लोगों को फुल एंड इक्वल मेंबरशिप दी गई। पहले जो वुमेन जो थी अपने राइट्स को एन्जॉय नहीं कर पाती थी। कई सारी रिमोट कम्युनिटीज़ भी हैं अंडमान निकोबार एरियाज़ में। तो वहाँ पर ना कई सारी ट्राइब है, ओंगे ट्राइब्स देख सकते हो। तो आप सर्च करके देखोगे ना, वो लोग अभी भी बहुत ही पुराने तरीके से रह रहे हैं। वो लोग जो है शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी देखने को मिलता है अंडमान निकोबार में। तो उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है जो मॉडर्न सिविलाइज़ेशन से, वो अपनी जो है लाइफ़ में खुश है वैसे ही। तो सबको साथ में लेकर के चलने की बात की गई थी। अब
हमारे देश में देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है ना, कई सारी प्रैक्टिसेस भी हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। तो प्रोवाइड की गई हमारे यहाँ इक्वल राइट्स प्रोवाइड किया गया सभी लोगों को, विदाउट एट द सेम टाइम फोर्स भी नहीं किया गया किसी इंसान को कि अपने पर्सनल बिलीफ को आप छोड़ो, अपनी लैंग्वेज को छोड़ो, कल्चर प्रैक्टिसेस को छोड़ो। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। सब लोग अपनी-अपनी लैंग्वेजेस बोलते हैं। हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। किसी के ऊपर भी कोई लैंग्वेज थोपी नहीं गई, ठीक है? सब लोग अपनी पर्सनल बिलीफ, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया, है ना? 29 एंड 30 में जो है माइनॉरिटीज़ को अधिकार दिए गए, है ना? तो ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट देखने को मिला जो हमारे संविधान ने किया था। सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिए, है ना? और सारी कम्युनिटी को लेकर के चले। तो अभी हमारे यहाँ जो 26 नवंबर को मनाया जाता है ना, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है इसको। तो 26 जन नवंबर जो है, इस दिन जो है हमारा संविधान आधा इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। बाकी का संविधान जो है 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को ना 1929 में जो है कांग्रेस का जो है पूर्ण स्वराज का सेशन हुआ था। जिस दिन ना डिमांड की गई थी पूर्ण स्वराज की, मतलब कि फुल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी। इसलिए इस डेट का सिग्निफिकेंस था, इसलिए इस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं और इस दिन जो है पूरी तरीके से संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया। तो रिपब्लिक डे परेड में ना आपको देखने को मिलेगा दिल्ली में जो होती है, अगली बार होगी ना 2025 में, है ना? तो आप लोग ज़रूर देखना, उसमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर होती है, बहुत सारे जो है झाँकी निकलती है। कुछ स्टेट जो है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, मतलब रोटेशन वाइज़ मिलता है। ठीक है? सभी लोग जो है अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट करते हैं, अपने रीजन को, ठीक है, रिलीजन को, सब चीज़ देखने को मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीज़नशिप प्रोवाइड करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में है संविधान की सिटीज़नशिप, ठीक है? तो कानून भी पास किए गए पार्लियामेंट में, जैसे कि सिटीज़नशिप एक्ट हमने आपको बताया था ना 1955 का। तो उसके थ्रू क्राइटेरिया वगैरह दिखाया जाता है कि इस तरीके से सिटीजनशिप दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, ठीक है? डेमोक्रेटिक था हमारा संविधान, ओके? हमारा देश, है ना? और नोशन ऑफ जो सिटीजनशिप है ना, वो इंक्लूसिव लिया गया कि सिटीजनशिप में सभी लोगों को इंक्लूड करके चलना है, ओके? पहले के टाइम पे पता क्या होता था, जो 1780 सेंचुरी में तो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, अमेरिका वगैरह वहाँ पर भी, तो इनकी सिटीजनशिप भी उतनी इंक्लूसिव नहीं होती थी। एरिस्टोटल का सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे। तो जो प्रॉपर्टी वाले मेल होते थे उनको वोट देने का अधिकार होता था। सिटीज़नशिप भी कुछ लोगों को ही दी जाती थी। हमारे देश में ना सिटीज़नशिप किस तरीके से ले सकते हैं? आपका जन्म हुआ है देश में, तो आपके पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं, है ना? तो ऑटोमैटिकली हमें सिटीज़नशिप मिल जाती है, हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता सिटीज़नशिप के लिए। डिसेंट जो खून वगैरह का रिश्ता होता है उसके थ्रू दी जाती है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू दी जाती है, नेचुरलाइज़ेशन बहुत सालों से आप देश में रह रहे हो तो फिर सिटीज़नशिप का कुछ क्राइटेरिया बनता है ना? या फिर किसी टेरिटरी को इंक्लूड कर लिया अपने देश में तो सिटीज़नशिप दी जाती है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी होते हैं सिटीज़न्स के, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आपको, ओके? जो कि बेसिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, जिनका कोई भी वॉयलेशन नहीं करता। अगर वॉयलेशन करता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में जा सकते हो, है ना? और आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। पार्ट 4 ए में दी गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 ए में। जैसे कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि आपको वॉयलेंस त्यागना है, ओके, अपने दिमाग का यूज़ करना है, साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना है ना? रिनाउंस करना है, ऐसी प्रैक्टिसेज़ को छोड़ना है जो कि वुमेन की जो डेरोगेटरी होती हैं, गलत तरीके की प्रैक्टिसेज़ जो होती हैं, जो अपमान करती हैं औरतों का, वुमेन्स का, तो वो प्रैक्टिसेज़ को छोड़ना है ना? और अपने नेशनल एंथम, नेशनल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना है, तो कई सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। जो फ्लोरा, फ़ौना, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट इन सबको प्रोटेक्ट करना, तो ये ड्यूटीज़ भी होती हैं। ओके, ऑल्सो ऐसे भी प्रोविजंस हैं हमारे स्टेट में जो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप सिटिज़न्स को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो आर्टिकल 15 में हमने देखा था ना, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना? कर ही नहीं सकते। अगर करते हो तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, है ना? तो राइट्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी राइट्स दी गई है ना? तो हमारा जो है ना, इतने इंक्लूसिव प्रोविज़न रखे गए हमारे देश में जिसकी वज़ह से जो मतलब कि फिर भी जो है स्ट्रगल्स हुए और कंट्रोवर्सीज़ निकल के आई। वुमेन्स मूवमेंट चला, दलित मूवमेंट चला, ठीक है? और स्ट्रगल्स ऑफ पीपल जो डिस्प्लेस्ड बाय डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या होता है कहीं पर डैम बनाया गया, तो बहुत सारे लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, ओके? कहीं पे जो है क्या कर रहे हैं कोयला वगैरह निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से ना लोगों के राइट्स का अधिकार जो है उनके वायलेशन होते हैं। तो वो ना लोग स्ट्रगल करते हैं इसके अगेंस्ट, ओके?
उनको फ़ील होता है कि उनको जो है उनके सिटीज़नशिप का राइट का वॉयलेशन हो रहा है, कि मतलब उनको जो फुल एंड इक्वल जो राइट दिया गया है ना सिटीज़नशिप का, जब आपके राइट्स का अधिकार का वॉयलेशन होता है ना, तब आपको पता चलता है कि भई हमारे तो सारे अधिकारों का वॉयलेशन हो रहा है ना, इन लोगों के साथ में गलत हो रहा था। तो ना जो एक्सपीरियंस है इंडिया का देखने को मिला, तो इंडिकेट करता है कि एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप जो होती है ना, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? आइडियल है ये, जिसके टुवर्ड्स आपको काम करना है। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इतना ईज़ी नहीं होता लोगों को प्रोवाइड करना, है ना? तो एक प्रोजेक्ट है, एक आइडियल है जिसके थ्रू आपको जो जिसके जिसकी दिशा में आपको काम करना है, इस आइडियल को अचीव करना है। क्योंकि सोसाइटी जो है चेंज हो रही है, सोसाइटी में नए-नए इश्यूज़ भी आ रहे हैं, नई डिमांड्स उभर के आ रही हैं लोगों की। है ना? जो लोग जो है अपने आप को अलग-थलग फ़ील करते हैं, मार्जिनलाइज़ फ़ील करते हैं, तो उनकी नई-नई डिमांड निकल के आ रही है। एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ना इन डिमांड्स को नेगोशिएट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। ओके? अब देखो यूनिवर्सल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट। जब हम इल्लीगल माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी की बात करते हैं, रिफ्यूजीज़ जिनके देश में उनको निकाल दिया गया, मतलब कि अगर किसी कंट्री में वॉर हो रही है, तो लोग मजबूर हो जाते हैं उस देश को छोड़ने के लिए, है ना? क्योंकि जैसे कि पैलेस्टीन का इश्यू देख लो, यूक्रेन का इश्यू देख लो, है ना? या फिर जो है कुछ लोग जो है उनको मार के भगाया जा रहा है, जैसे कि रोहिंग्या कम्युनिटी है, म्यांमार ने इनको मार के भगाया, ठीक है? तालिबान में देख लो, तो लोग मजबूर हो जाते हैं छोड़ने के लिए अपने देश को, तो वो रिफ्यूजी बन जाते हैं। इलीगल माइग्रेंट्स जो कि जानबूझ के अपने देश को छोड़ कर के जा रहे हैं दूसरे देश में, जैसे कि यूके में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स पहुंच जाते हैं, यूएस में पहुंच जाते हैं। ओके, तो उनको लगता है कि डेवलप्ड कंट्री में जाकर के उनकी जिंदगी संवर जाएगी। तो ना कई सारी इमेजेस आती हैं हमारे दिमाग में, है ना? तो एक तो होता है कि जो लोग ना एशिया और अफ्रीका से बहुत जाते हैं, पेड एजेंट्स होते हैं जो कि स्मगल करते हैं इनको यूरोप एंड अमेरिका में। यूरोप और अमेरिका में क्यों जाते हैं, है ना? कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ क्लीन साफ-सुथरा है ना, मतलब कि अच्छा खासा डेवलप्ड है, तो लोगों को लगता है कि वहाँ जाके उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। ओके, तो वो लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं इल्लीगल। तो एशिया एंड अफ्रीका में ना कई सारे एजेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, डंकी डंकी कहते हैं ना एजेंट को, एक मूवी भी आई थी शायद। तो इनको ना इल्लीगली वहाँ पर पहुँचाने का ये लोग काम करते हैं। तो कई सारे रिस्क भी आते हैं उसके साथ में, ठीक है? तो सारे रिस्क को ये लेने को तैयार हो जाते हैं, इनकी जान तक बन आती है, इनको कैंप में रहना पड़ता है, ओके? इनको जो है जैसे कि यूके में ना बहुत सारे इल्लीगल माइग्रेंट्स आए ना, तो यूके ने ना रवांडा है एक कंट्री, जो अफ्रीका में, तो अफ्रीका की एक कंट्री है, तो रवांडा को बोला तुमको देंगे पैसे, ठीक है? तुमको दे रहे हैं पैसे, उसके साथ में इल्लीगल माइग्रेंट्स को ले लो। तो यूके जो है अपने इल्लीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर भेज रहा है, ओके? तो एक दूसरी इमेज भी आती है कि लोग जो है वॉर फेमाइन की वजह से, जो सूखा पड़ गया, भुखमरी पड़ गई, तो उसकी वजह से भी लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, अपने देश को छोड़ कर के जाना पड़ता है। तो ये जो इमेज है ना, तो इसमें ये जो है हमको टेलीविजन में देखने को मिलती है। ओके, रिफ्यूजीज तो है डरफुर रीजन, जो डरफुर रीजन था सूडान का, पैलेस्टीन का। पैलेस्टीन में देखो तो वहां पर अलग इशू देखने को मिल रहा है, बर्मीज हो गए, बांग्लादेशी हो गए। जब 1971 की वॉर हुई थी ना, उस टाइम पर जो है उस क्यों हुई थी वॉर? हमारे देश को इसमें इंटरफेयर क्यों करना पड़ा? इसलिए क्योंकि हमारे देश में जो है बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लक्स हो गया था। मतलब बहुत सारे, जब पाकिस्तान क्या कर रहा था, अत्याचार कर रहा था बांग्लादेश में, तो वो लोग क्या भाग के आ रहे थे हमारे देश में, भर गए थे आकर के इतने सारे लोग। आज भी बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं हमारे देश में। तो कहते हैं उनको सिटीज़नशिप वगैरह प्रोवाइड कर दी जाए, तो वो भी इश्यू बना हुआ है एक। ओके, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बांग्लादेशीज़ तो कई सारे एग्ज़ाम्पल है ये। जो ये सारे लोग जो है ना, इनको ये लोग ना फ़ोर्स्ड, इनको ज़बरदस्ती यहाँ पर आना पड़ा, ये रिफ्यूजी बन गए हैं, ठीक है? अपने ही देश में और नेबरिंग कंट्री में मतलब अपने आप ही बन गए हैं, अपने ही देश में भी बन जाते हैं और नेबरिंग कंट्री में भी, ओके? मतलब कि दूसरे देश में पहुँच गए, ठीक है? वॉर वगैरह हो रही है। तो जैसे कि पैलेस्टीन सॉरी जो यूक्रेन है, वहाँ से जो है कई सारे लोग जो इधर-उधर यूरोप में फैल गए थे, है ना? पैलेस्टीन के भी बहुत सारे लोग इधर-उधर मिडल ईस्ट में चले गए थे। हम मानते हैं कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप तो जो दी जाती है स्टेट की, तो वो उन लोगों को दी जानी चाहिए जो कि वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है? काम कर रहे हैं कंट्री में, ओके, और वो अप्लाई कर रहे हैं सिटीज़नशिप के लिए, तो उनको आप फुल एंड इक्वल मेंबरशिप दे दो, ओके। बट कई सारे स्टेट जो है ना, इस आइडिया को जो है अम, जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव सिटीज़नशिप की बात करते हैं। मतलब कि यूनिवर्सल सिटीज़नशिप का आइडिया आया, यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव सिटीज़नशिप की, जो कि ना जो ये फिक्स क्राइटेरिया कर देगा ग्रांट ऑफ सिटीज़नशिप का।
मतलब कि एक आइडिया लेकर के आए वो यूनिवर्सल एंड इंक्लूसिव सिटीजनशिप का, जो कि क्या करेगा, फिक्स कर देगा ये जो, और ये लोग ना ये भी फिक्स करते हैं क्राइटेरिया ग्रांट, जो सिटीजनशिप किस बेसिस पे दी जाएगी। हमारे देश में भी कुछ क्राइटेरिया है ना, तभी सिटीजनशिप दी जाएगी, है ना? तो जैसे कि रिटेन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है या फिर कानून बना होता है कि किस तरीके से अगर कोई बाहर का इंसान आ रहा है तो उसको सिटीजनशिप देनी है ना? तो स्टेट जो है अपनी पावर को यूज़ करते हैं और जो अनवांटेड विजिटर्स है ना उनको बाहर रखते हैं। कोई भी देश नहीं चाहता कि उनके अंदर उनके जो देश में कोई बाहर के लोग आए, है ना? ओके, मतलब कि अनवांटेड विजिटर्स, एक तो होता है कि आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर काम कर रहे हो दूसरे देश में जाकर के, वो बात अलग होती है। पर एक होता है इल्लीगली घुस गए, रिफ्यूजी बन के घुस गए, तो कोई देश नहीं चाहता है, ओके? तो जो ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी जो बड़ी-बड़ी दीवारें बनाने के बाद भी, फेंसेस जो जालियाँ वगैरह बाँधी जाती है ना, उसके बाद भी जो है बहुत ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिलता है लोगों का, ओके, वर्ल्ड में। लोग जो है डिस्प्लेस्ड हैं वॉर की वजह से, है ना? लड़ाई-झगड़ा जो हो गया है और पर्सिक्यूशन, उनको मारा जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है, फ़ेमाइन की वजह से, और भी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। अगर कोई भी स्टेट इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा, तो ये लोग कहाँ जाएँगे, है ना? वो अपने घर भी नहीं जा सकते, ओके, वापस उस देश में भी नहीं जा सकते, ना ही कोई उनको जो है एक्सेप्ट करने को तैयार है, ना ही कोई उनको सिटीज़नशिप देने को तैयार है। वो जो है स्टेटलेस पीपल बन जाते हैं, वो जो है रिफ्यूजी बन जाते हैं। उनका कोई स्टेट ही नहीं रहता है। ओके, तो वो जो है फ़ोर्स्ड हो जाते हैं कि भई उनको कैंप्स में रहना पड़ता है, इल्लीगल माइग्रेंट के तौर पे रहना पड़ता है। ओके। ये लोग जो है लीगली काम नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, है ना? तो कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इनके साथ में। इनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते, अब इल्लीगली जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हो गए या फिर रिफ्यूजीज़ हो गए, तो उनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। जो आप एक सिटीज़न होते हो ना एक देश के, तो आपके पास में कई सारे अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, ओके? तो कई सारी जो आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आप अपने देश में जो है कोई भी हाईएस्ट पोज़ीशन में जा सकते हो, आप जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं भी जाकर के रह सकते हो। आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना? तो बहुत ही ज़रूरी होती है चीज़ें। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बढ़ती जा रही है स्टेटलेस पीपल की। तो यूएन ने ना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया रिफ्यूजी के लिए, ताकि इनको हेल्प कर सकें। ओके, वैसे यूएन जो है ना कोई काम का है नहीं। गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट आपको बताया था ना, इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी है जिसकी सारी कंट्रीज़ जो है पार्ट हैं। ओके, 193 से ज़्यादा कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं। तो द डिसीजंस होते हैं ना, जो निर्णय लिए जाते हैं रिगार्डिंग कितने लोगों जो है उनको सिटीजन के तौर पे रखा जा सकता है एक कंट्री में, तो कि कितने लोगों को रखा जा सकता है एक देश में, तो डिफिकल्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम निकल के आती है। हर देश में ना रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करें कि बाहर के लोगों को मैनेज करें ना, तो ये इश्यू आ जाता है। कई सारी कंट्रीज जो है वो पॉलिसी बना करके रखी है कि जो भी लोग भाग करके आ रहे हैं परसिक्यूशन की वजह से, वॉर की वजह से, तो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, मतलब कोई बाहर से आ रहा ना, भग के आया है, उनकी जान को खतरा था इसलिए उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। पर ये लोग ना मतलब ज़्यादा नंबर में अगर लोग आएँगे तो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क भी होता है, ठीक है? बाहर का इंसान आ रहा है तो कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है ना? हमारे देश में भी कई सारे टेररिस्ट भी घुस आते हैं ना, तो गलत तरीके से, तो वो भी इश्यू देखने को मिलता है। इंडिया जो है, प्राइड इंडिया जो है, मतलब इनकी अलग ही बात है हमारे देश की, क्योंकि रिफ्यूजीज़ जो है हमारे यहाँ आए थे, ठीक है? उनको एक्सेप्ट भी किया गया, पर्सिक्यूटेड पीपल आए थे। तिब्बत को चाइना ने कब्ज़ा किया था 1959 में, तो वहाँ पर ना दलाई लामा जो है बुद्धिस्ट हेड हैं, तो वो जो है हमारे देश में आए थे और इनके फॉलोअर्स भी आए थे। अभी भी ये रहते हैं, ओके। तो एंटी तिब्बत पहले चाइना का पार्ट नहीं था, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, चाइना ने इसको कब्ज़ा कर लिया, ठीक है? तो एंट्री जो होती है पीपल की, लोग जो आते हैं नेबरिंग कंट्री से, जो आस-पास अपने पड़ोसी देशों से आ जाते हैं ना, ठीक है? तो इंडियन स्टेट में कई सारे लोग आते हैं और अभी भी ये चला आ रहा है, ओके? जैसे कि बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, म्यांमार से भी आ जाते हैं, श्रीलंका से भी आते हैं, नेपाल से भी आते हैं, तो ये प्रोसेस चला ही आ रहा है नेबरिंग कंट्री से। तो कई सारे लोग जो होते हैं ना अभी भी स्टेटलेस हैं, बहुत सालों से, जनरेशन से वो कैंप्स में रह रहे हैं, इल्लीगल माइग्रेंट्स के तौर में देख रहे हैं। ये सिर्फ़ एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है, ओके? तो कुछ ही लोग हैं जिनको सिटीज़नशिप मिल पाती है, ओके? तो ऐसी प्रॉब्लम जो है ना, ये चैलेंज है, तो डेमोक्रेटिक सिटीज़नशिप का जो प्रॉमिस करते हैं ना, उसके सामने ये बड़ा चैलेंज आ जाता है। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप में हम क्या बात करते हैं कि सभी लोगों को अधिकार दिए जाएँगे, आइडेंटिटी ऑफ सिटीज़न दी जाएगी, ओके, सारे लोगों को जो कंटेम्परेरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। पर डेमोक्रेटिक जो सिटीजनशिप पे खतरा आ जाता है क्या?
ये जो रिफ्यूजी और जो इलीगल माइग्रेंट्स का, ओके। तो कई सारे लोग जो हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं सिटीजनशिप ऑफ अ स्टेट को अपनी चॉइस की, ना ही इनके पास में कोई अल्टरनेटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब ये स्टेटलेस है, इनके पास में कोई सिटीजनशिप नहीं है, कोई भी इनके पास में आइडेंटिटी नहीं है, बस ये रह रहे हैं, ओके, कट रही है इनकी ज़िंदगी बस। तो ये जो प्रॉब्लम है स्टेटलेस पीपल की, ये इम्पोर्टेंट है, जो कन्फ्रंट आज ना वर्ल्ड फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को स्टेटलेस पीपल की। ओके, तो बॉर्डर्स ऑफ स्टेट्स जो है ना, अभी भी जो है रीडिफाइन की गई। ओके, वॉर के थ्रू अभी भी रीडिफाइंड होती हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन पे, यूक्रेन के जो एरियाज थे वहां पर भी जो रशिया का रूल हो गया है ना। ओके, तो कई सारे डिस्प्यूट्स भी देखने को मिलते हैं। तो डिस्प्यूट की वजह से ना जो लोग इसमें फँस जाते हैं ना, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज़ बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज़ फेस करते हैं, ओके। जो ऐसी जगह में रह रहे होते हैं ना, वो तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनका जो है घर चला जाता है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी चली जाती है, उनके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, वो माइग्रेट करने को फोर्स्ड हो जाते हैं। क्या सिटीज़न जिनके पास में कैन सिटीज़नशिप प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सच पीपल? जो स्टेटलेस पीपल हैं, क्या इनके लिए सिटीज़नशिप जो है इनका सॉल्यूशन होगा इन प्रॉब्लम्स का? अगर नहीं, तो किस तरीके का अल्टरनेटिव आइडेंटिटी आप इनको दे सकते हो, ठीक है? तो क्या हमें ज़रूरी है कि हम ट्राई करें और इवॉल्व करें, मतलब कि एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी की बात की जाती है, देन नेशनल सिटीज़नशिप। नेशनल सिटीज़नशिप हर देश की, हर नागरिक के पास में होती है, उनके अपने देश की, पर एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी की बात की जाती है। सजेशन दिया जाता है ग्लोबल सिटीज़नशिप का, सामने रखा जाता है। ओके, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की जाती है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, ओके, कि ना बहुत ज़्यादा लोगों को सिम्पैथी उमड़ के आई लोगों के अंदर, जब ना विक्टिम जो थे सुनामी के, 2004 में सुनामी आई थी साउथ एशिया में, इंडियन ओशन में, तो बहुत सारे लोग अफ़ेक्ट हुए थे। तो लोगों की जो दिलों में बहुत ज़्यादा सिम्पैथी निकल के आई थी कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, है ना? अभी देखो सेकंड सिचुएशन दी हुई है कि इंटरनेशनल नेटवर्क बना हुआ है टेररिस्ट का, है ना? तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम बताई गई है। सुनामी आई, ओके, यहाँ पर देखो टेररिस्ट का इश्यू दिया हुआ है। थर्ड जो है, यूनाइटेड नेशन जो है काम कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स के साथ में, ताकि जो है स्प्रेड जो हो रहा है ना बर्ड फ्लू का, और जो इमरजेंस हो सकती है ह्यूमन वायरल पैंडेमिक, तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि प्रिवेंट कर सके इन सब चीज़ों को, है ना? कि हेल्थ पे खतरा ना हो। अभी जो है क्या कोविड पैंडेमिक आई थी, सभी देशों को साथ में आना पड़ा था, है ना? और जो वैक्सीन वगैरह के लिए काम करना पड़ा था। टेररिस्ट का इश्यू ले लो, क्लाइमेट चेंज का इश्यू ले लो, है ना? तो सभी लोगों को साथ में आना पड़ता है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है ये, ओके? तो ये तो मतलब कि जो कॉमन स्टेटमेंट जो है, आपको क्या देखने को मिला इसमें कॉमन इन स्टेटमेंट्स में, है ना? तो ये कॉमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना? हम इस तरीके के आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहले के टाइम की तरह नहीं, आज ना कोई भी जो एक भी इश्यू होता है ना, पूरे 1 मिनट के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है वो न्यूज़, है ना? न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए हैं, इंटरनेट हो गई, टेलीविज़न हो गए, सेल फ़ोन्स हो गए। तो लोग जो है इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है लोगों की ना, वर्ल्ड की समझ में भी, जिस तरीके से हम वर्ल्ड को देखते हैं उसमें भी बड़ा चेंज आया है। पास्ट के टाइम पर, पहले के टाइम पर क्या होता था, महीनों लग जाते थे एक न्यूज़ को पहुँचने में, कोई भी डेवलपमेंट जो हो रहा था वर्ल्ड में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था। पर आज के टाइम पर देखो नया मोड आ गया है कम्युनिकेशन का, एकदम इमीडिएट कॉन्टैक्ट हो जाता है, कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी न्यूज़ है जो किसी भी कोने की है, तुरंत फैल जाती है। जैसे ईरान ने अटैक किया इज़राइल के ऊपर, तुरंत सब लोगों को न्यूज़ मिल गई, वीडियोज़ वायरल होने लगी, है ना? तो अभी ना हम डिज़ास्टर्स को देख सकते हैं, वॉर्स को देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन जो स्क्रीन्स पर, है ना? लाइव रिपोर्टिंग होती है आजकल तो, है ना? जहाँ पर भी हो रहा होता है। तो इससे क्या हुआ, हम जो है सिम्पैथी भी डेवलप होती है हमारे अंदर की, भई ऐसा क्यों हो गया? कंसर्न भी आता है, लोग चिंता भी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। जैसे तालिबान में जब टेररिस्ट ने कंट्रोल किया था, तो बहुत ज़्यादा फैल रहा था कि यूएस भाग गया, यूएस ने क्या किया, तालिबान जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके हाथ में सारी बागडोर अफ़गानिस्तान की देकर के भाग आए, है ना? तो बहुत ही ज़्यादा ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। इस इश्यू पे बात हो रही थी। ओके, तालिबान की हरकत है जो वुमेन्स को इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उनको कोई अधिकार ही नहीं। तो इसके बारे में बात हो रही थी। लोगों को कंसर्न भी हो रहा था वर्ल्ड में, है ना? कि ऐसे कैसे चलेगा? अभी जो ईरान में जो जो उनकी डेथ हो गई थी, है ना? जो स्कार्फ वगैरह पहनने कहते हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वुमेन्स के ऊपर, तो इसके अगेंस्ट भी लोग जो है एकदम यूनाइट हो गए थे, सोशल मीडिया में भी सपोर्ट कर रहे थे, है ना? तो जो सपोर्टर्स हैं ग्लोबल सिटीज़नशिप के, आर्ग्यू करते हैं कि जैसे वर्ल्ड कम्युनिटी है, ग्लोबल सोसाइटी है,
उतना एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब कि वर्ल्ड कम्युनिटी, ग्लोबल सोसाइटी उतना तो नहीं है, पर हाँ, लोग जो है एकदम लिंक्ड हैं लोगों की, मतलब नेशनल बाउंड्रीज़ से बाहर भी लोग जो है एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, ओके? तो लोगों की ना मतलब हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कोई इग्नोर करते रहें सब लोग, है ना? तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से जो विक्टिम थे, एशिया के सुनामी के विक्टिम थे, उनको हेल्प आई थी, है ना? जैसे कि सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ जो है इंडिया ने भी हेल्प पहुँचाई थी, बहुत सारे देशों ने हेल्प की थी। तो कोई भी कैलामिटी आती है, इमरजेंस का होता है ग्लोबल सोसाइटी में, तो लोग एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना? तो जो सपोर्टर्स हैं ना ग्लोबल सिटीजनशिप के, वो कहते हैं कि इस फीलिंग को हमें और मजबूत करने की ज़रूरत है और हमें काम करना चाहिए ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए। जो कॉन्सेप्ट है नेशनल सिटीजनशिप का, उसमें क्या होता है, हमारा स्टेट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एंड हमें कुछ अधिकार भी देते हैं ताकि हम डिग्निटी के साथ में वर्ल्ड में रह सकें। बट स्टेट जो है आज के टाइम पर फेस कर रहे हैं कई सारी प्रॉब्लम्स, जो कि वो टैकल नहीं कर सकते अकेले। इस सिचुएशन में जो है इंडिविजुअल राइट्स जो स्टेट देते हैं ना, वो सफिशिएंट है ताकि प्रोटेक्ट कर सकें क्या लोगों को आज के टाइम पर? मतलब कि ऐसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन भी आ रही है जो एक कंट्री अकेले डील नहीं कर सकती, सभी लोगों को साथ में आना पड़ता है। तो इस टाइम पर क्या जो इंडिविजुअल राइट दिए जा रहे हैं वो सफिशिएंट है जो स्टेट दे रहा है उनको, है ना? तो और टाइम आ गया है कि ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप की। तो एक अट्रैक्शन देखा जाता है, ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की जाती है कि अगर हम जो है थोड़ा इजी हो जाए, ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ना स्टेटलेस पीपल की, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डील कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से, अगर हम एक्सटेंड हो थोड़ा नेशनल बाउंड्री के बाहर आकर के इस चीज को देखें तो हमें कोऑपरेटिव एक्शन लेने की जरूरत है, सभी लोगों को साथ में आने की जरूरत है, लोगों को, गवर्नमेंट को, ओके, तब इस प्रॉब्लम से हम डील कर पाएंगे। ओके, जैसे कि जैसे कि ईज़ियर होता है अगर हम एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन जो है माइग्रेंट का, स्टेटलेस पीपल का एक सॉल्यूशन फाइंड कर पाएँ, सभी लोग जब साथ में आएँगे तो इसका जो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एटलीस्ट उनको बेसिक राइट्स दी जाएँ और प्रोटेक्शन दी जाए रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री इन व्हिच दे लिविंग। तो चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हैं, उनके पास में कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, एटलीस्ट उनको कुछ बेसिक राइट दी जाए ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सँभाल के लेकर के चल सकें। कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो इसकी बात की जाती है। ग्लोबल सिटीज़नशिप के सपोर्टर इसके बारे में बात करते हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा इक्वल सिटीज़नशिप के बारे में जो कंट्री में दी जाती है, तो उसमें भी कुछ थ्रेट होते हैं जैसे कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ और दूसरी प्रॉब्लम भी होती है ना? जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है ना, जो भेदभाव होता है समाज में, ऊंच नीच होती है, गरीबी अमीरी होती है, तो उसकी वजह से ये चैलेंजेस निकल के आते हैं इक्वल सिटीजनशिप में, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम है अल्टीमेटली सॉल्व गवर्नमेंट ही करेगी, है ना? पीपल जो है उस पर्टिकुलर सोसाइटी के वो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, ओके। बट जब हम फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की जो बात करते हैं स्टेट में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। बट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, ग्लोबल सिटीजनशिप की। जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल सिटीजनशिप का, ये हमें याद दिलाता है कि नेशनल सिटीजनशिप जो है उसको ना थोड़ा सप्लीमेंट कर देगा जब हम अवेयरनेस फैलाएंगे क्या इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, ओके। तो यहाँ पर ना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, लोग अवेयर हो रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, है ना? नेशनल सिटीज़नशिप के बारे में भी और ग्लोबल सिटीज़नशिप के बारे में भी। तो हम सभी लोगों को थोड़ा और मजबूत करने की ज़रूरत है इस लिंक को, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो लोगों को साथ में आने की ज़रूरत है, ओके, दुनिया के। एंड जो गवर्नमेंट है, लोग हैं, नेशनल बाउंड्री से बाहर आकर के लोगों को काम करने की ज़रूरत है ग्लोबल सिटीज़नशिप के लिए, है ना? तो अपनी नेशनल बाउंड्री के बाहर जाकर के हम जो दूसरी गवर्नमेंट लोगों के साथ में काम कर सकें, है ना? तो सभी लोगों को साथ में आना पड़ता है। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो एक कंट्री उसको टैकल नहीं कर सकती, सभी लोगों को साथ में आना पड़ेगा। टेररिस्ट का इश्यू है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग का इश्यू है, मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ को साथ में आना होता है। वैसे ही इन सारे इश्यूज़ के लिए भी साथ में आना होता है और काम करना होता है। ओके, तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।